नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों रामनवमी हिंसा मामले को लेकर अमेरिका के बाद कनाडा से भी उठी है दोस्तों बड़ी मांग। बताएंगे वो क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार करने वाली है राज ठाकरे का इलाज। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे बजरंग मुनि जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके समर्थक विरोध करने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धर्म संसद के दौरान किसी समुदाय के खिलाफ नफरत वाले शब्द नहीं कहे गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस जवाब के बाद एक बार फिर से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी कनाडा से उठी आवाज की मुस्लिम विरोधी भावनाओं को रोके मोदी सरकार, इस बात का करते हैं समर्थन दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में कनाडा से उठ रही इस आवाज को लेकर शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि कनाडा के अंदर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने गुरुवार को भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ने देने पर चिंता जाहिर की है। आपको बताते चले कि अभी कनाडा में सरकार है जस्टिन ट्रूडो की दोस्तों, जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं जगमीत सिंह की पार्टी यानी किंग मेकर के तौर पर काम कर रहे हैं। 24 सीटों के कारण उन्होंने अभी तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनाई हुई है, यानी किंग मेकर है दोस्तों, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं कनाडा में। उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि मैं भारत के मुसलमान समुदाय के खिलाफ हिंसा की तस्वीरों, वीडियो और लक्षित खतरों के बारे में गहराई से चिंता व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उकसाने से रोकना चाहिए। उन्होंने इसी के साथ में आगे कहा कि मानवाधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, हर जगह शांति की दिशा में कनाडा एक मजबूत भूमिका निभाना चाहता है। आपको बताते चले कि इस तरीके का बयान कहीं न कहीं भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर भी एक नई तरीके की रूपरेखा खींचने वाला है। और ऐसे में दोस्तों देखते हैं भारत सरकार इसको लेकर क्या बयान देता है। लेकिन दूसरी ओर आपको पता होगा दोस्तों कि अमेरिका के अंदर भी विदेश मंत्री ने जो बयान दिया था, उसके बाद भारत सरकार के 2 मंत्री वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया था, कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद देश के अंदर भी इनकी आलोचना की जा रही थी। इसी बीच आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों उद्धव ठाकरे सरकार को काफी मुखर होकर चुनौती दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ राज ठाकरे लगातार हमलावर हो रहे हैं दोस्तों। इस मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा है कि ये महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने वाला समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। इसके अलावा देश में आने वाले लोकसभा चुनाव पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए तीसरा मोर्चा बनाने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि सरकार को राज ठाकरे के द्वारा दी जा रही धमकी पर ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों राज ठाकरे ने 3 मई तक का समय दे रखा है लाउड स्पीकर उतारवाने के लिए, वरना उसके बाद धमकी दे रहे हैं, यानी एक तरीके से राज्य को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बयान देते हुए कहा था कि ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों 50 साल से राजनीति कर रहे शरद पवार ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी बीच आपको बताते चले दोस्तों कि एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सीतापुर के अंदर हेट स्पीच मामले को लेकर बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने आकर विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने जोरदार तरीके से लाठीचार्ज करते हुए समर्थकों को जोरदार तरीके से पीटा है, जिसके बाद इलाके के अंदर सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। पीएससी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि सीतापुर हेट स्पीच मामले को लेकर तकरीबन 7-8 दिनों के बाद बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की गई थी और उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उसके समर्थक लोग आ गए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उम्मीद है कि उसको उसके कर्मों की सजा दिलवाई जाएगी और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कर्नाटका के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता ही नहीं, अपने ही मंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हुए, कट मनी का आरोप लगाते हुए, यानी बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। और इस हमले को लेकर मंत्री पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो इस्तीफा दे दे। हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि अभी इस्तीफा नहीं दूंगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि ईश्वरप्पा पर इतना दबाव बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार विरोध किया, दिल्ली से लेकर कर्नाटका तक विरोध किया। उसके बाद अब ये बयान आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं अपने इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दूंगा। मैं सभी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ईश्वरप्पा की ओर से ये ऐलान किया गया है। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई की ओर से फिलहाल मंत्री को सरकार से बाहर करने को लेकर कोई खबर नहीं दी गई है, लेकिन आज इस्तीफा दे दिया जाएगा। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कुल मिलाकर दोस्तों इस मंत्री के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार विपक्षी पार्टियां भी कर रही है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने कार्यकर्ता ने ही इस मंत्री से परेशान होकर, इस मंत्री के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट की माने तो धर्म संसद में किसी भी तरीके के समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण नहीं दिया गया। ये बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया
किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पिछले साल 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय राजधानी के अंदर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धर्म सभा के दौरान, धर्म संसद के दौरान किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं दिया गया, यानी हेट स्पीच नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ घृणा वाले भाषण और उसके खिलाफ हिंसा का आह्वान करने वाले मामले को लेकर दोस्तों सुनवाई कर रहा था, जिस दौरान पुलिस ने ये बातें कही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच संबंधित उक्त मामले को लेकर, यानी ऊपर वाले मामले को लेकर हलफनामे में कहा है कि दिल्ली के अंदर कार्यक्रम में कोई भी नफरत व्यक्त नहीं की गई, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। हलफनामे में ये भी कहा गया कि दिल्ली के कार्यक्रमों को किसी समूह, समुदाय, धर्म या विश्वास के खिलाफ कोई नफरत व्यक्त नहीं की गई। हलफनामे में दिल्ली पुलिस के हवाले से आगे कहा गया है कि भाषण एक धर्म को सशक्त बनाने के बारे में कहा गया था, ताकि वह अपने अस्तित्व के खतरे में डालने वाली बुराइयों का सामना कर सके। यानी इस तरीके से दोस्तों दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है। आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी रिपोर्ट बनाई जा रही है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था सभी लोगों ने दोस्तों। उसके बाद अब इस तरीके की बयानबाजी की गई है पुलिस की तरफ से कोर्ट में जाकर। अब देखते हैं कोर्ट इस पर किस तरीके के आगे कदम उठाता है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोई प्रधानमंत्री सीएम बगैर जांच के किसी का घर नहीं तोड़ सकता। खरगोन में बुलडोजर चलाए जाने के मामले को लेकर अशोक गहलोत ने यह बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में राम नवमी जुलूस के दौरान पथराव करने के आरोपों को बताकर घर तोड़ने को लेकर जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसको लेकर दोस्तों अशोक गहलोत ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी जांच के बिना किसी का घर गिराने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों की हालत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वे गरीब लोग हैं, अपना घर टूटता हुआ देख वे परेशान हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर रामनवमी के मौके पर जुलूस पर पथराव करने और इस घटना के बाद जोरदार बवाल होने के मामले को लेकर दोस्तों ये कार्रवाई की गई थी। आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर शिवराज सिंह चौहान फंसी हुई है, यानी जनता के बीच में सवालों का जवाब उनसे लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि सभी समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारे साथ में रह रहे थे उन लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है बिना जांच किए हुए। इसका विरोध भी किया गया है कई जगह दोस्तों, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे राज्य के अंदर विरोध करने का ऐलान किया है। इसी बीच आपको बताते चले कि अब अशोक गहलोत की तरफ से भी जो टिप्पणी सामने आई है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है इस मामले को लेकर, और भाजपा सरकार को अब कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारियां चल रही है। इसी बीच आपको बताते चले दोस्तों कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बैसाखी के अवसर पर तलवंडी साबो में तख्त दमादम साहिब में माथा टेका। उन्होंने इसके बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भगवत मान ने गुरुवार को सुबह दमदमा साहिब के अंदर जब पूजा अर्चना की तो वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी शराब पीकर दमदमा साहब जाना बहुत गलत है, यह अस्वीकार्य है। गुरु घर में शिष्टाचार का उल्लंघन किया जाए, मुख्यमंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए। पूरे पंजाब और दुनिया के लोग उन्हें देखते हैं। इस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर ये आरोप लगा है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर गहलोत सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। करौली कलेक्टर को हटा दिया गया है। 69 IAS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, जिसमें करौली के जिला कलेक्टर सहित 69 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। अंकित कुमार सिंह को करौली का नया कलेक्टर बनाया गया है। इस सूचना में टीना डाबी के मंगेतर प्रदीप के का भी नाम है दोस्तों, जिनका तबादला उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव पद पर किया गया है। इसी के साथ में कई और बड़े बदलाव किए गए हैं। करौली हिंसा के 10 दिन के बाद करौली के कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत का तबादला किया गया है। दोस्तों शेखावत का तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर जयपुर में किया गया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि खरगोन के अंदर मुस्लिम परिवारों ने छोड़ा इलाका, कुछ ने मस्जिदों में ली पनाह। कांग्रेस पार्टी का आरोप, कहा कपिल मिश्रा ने आकर यहाँ पर भड़काई थी हिंसा। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर रामनवमी में जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर एक स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा नेशनल हेराल्ड न्यूज को बताया गया कि तमाम मुस्लिम मस्जिदों के फर्श पर लोग लेटे हुए हैं, यानी अपना घर बार छोड़कर मस्जिदों में आकर बैठे हुए हैं दोस्तों, यानी एक तरीके से शरण ले रखा है उन्होंने, और डर का माहौल है, यही बड़ा कारण बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इन्हीं में मौजूद एक महिला ने बताया कि हिंसा के दौरान दंगाइयों ने उनका घर फूंक दिया, यहाँ तक कि मेरा पूरा घर जला दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम कई दिनों से मस्जिदों के अंदर अब रह रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई और इलाके से जुड़े हुए सच जनता को बताया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर पर भी पनाह लिया है। वहीं पर यूथ कांग्रेस के नेता सौमिल नाहटा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दंगाइयों को फौरन गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। शिवराज सरकार का कर्तव्य है कि वो इस मामले में न्यायपूर्ण रवैया अपनाए। नाहटा ने आगे कहा कि विडंबना ये है कि सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा
रही है, उनके मकानों को, संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर दोस्तों हिंसा भड़काने वाले लोगों को भी छोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है, यानी एक तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर आरोप लगाए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपाई धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे क्या? क्योंकि दोस्तों सवाल इसलिए बड़ा है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 1000 स्थानीय नेता जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी में शामिल होने और कई बड़े नेता भी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। यानी एक तरीके से जब बीजेपी के लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आम आदमी पार्टी के सपने को चकनाचूर करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर की थी, तो अब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी उसका प्रतिकार, उसका उत्तर देना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ा दावा किया गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आपको बताते रहेंगे, लेकिन 1000 से ज्यादा बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर जो उन्होंने दी है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा भी था दोस्तों किस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। एक और बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दोस्तों जनता को महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देना चाहिए भाजपा को और भाजपा सरकार को, उससे जुड़े हुए संगठनों को। लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 15 साल में भारत एक अखंड राष्ट्र बन जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 सालों में भारत फिर अखंड भारत बनेगा और यह सब अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने 15 साल में भारत को फिर से अखंड राष्ट्र बनाने की बात कही है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले पीओके को जोड़ना होगा, सबसे पहले पीओके को भारत में शामिल कराना होगा, फिर पाकिस्तान को, श्रीलंका और अन्य देशों को भी अखंड भारत के हिस्से में लाना पड़ेगा। लेकिन 15 साल नहीं बल्कि 15 दिन ही इसके लिए बहुत है और ऐसा उनको करना भी चाहिए। यानी दोस्तों भाजपाइयों और उससे जुड़े हुए संगठन जो बड़े बड़े दावे करते हैं, इस पर पलटवार करते हुए अपनी विचारधारा जो शिवसेना की है उसके ही लाइन पर चलते हुए इस तरीके से बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी के लोग और उससे जुड़े हुए संगठन जनता को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के हसीन सपने दिखाते हैं। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। शिवसेना ने भी निशाना साधते हुए कहा कि 15 दिन में करके दिखाइए तब मानेंगे। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जानलेवा हमलाओं का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रवासी मजदूर भी घाटी छोड़ने को है तैयार। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के अंदर 19 मार्च को, उसके बाद 7 अप्रैल को इस दौरान 5 बाहर से आए प्रवासी मजदूरों पर जानलेवा हमला हो चुके हैं। दोस्तों हमलावरों ने पुलिस को कोई सुराग नहीं दिया है, डर और दहशत के कारण प्रवासी पुलवामा छोड़ने को मजबूर हो गए। दोस्तों इसी बीच आपको बताते चले कि राबड़ी देवी बनी बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष, 2 साल बाद मिली है ये कुर्सी। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए 10% सीटें होनी चाहिए, यानी तकरीबन 6 सीटें आरजेडी के पास पहले से मौजूद थी और 5 सदस्य अभी चुनाव जीत कर आए हैं। कुल मिलाकर 11 सदस्य हो गए हैं दोस्तों और 8 सदस्य की जरूरत है विधान परिषद के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए। तो अब राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं और एक तरीके से ये वो दिन आ चुके हैं दोस्तों जब राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रही है उसके नतीजे अब उभर कर सामने आने लगे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री के होते महिलाओं के खिलाफ एक भी अपराध शर्मनाक है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने यह बयान दिया है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है और इस बीच दोस्तों सौगत रॉय ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर चिंता जाहिर कर दी है, जिसके बाद माना जा सकता है कि बीजेपी को लेकर उनका रवैया भी सॉफ्ट होता जा रहा है। इसी बीच दोस्तों सीबीआई ने तेज की हंस खाली रेप मर्डर केस मामले की जांच, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उनके घरों पर। पश्चिम बंगाल में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। राज्य के अंदर नादिया जिले के अंदर नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले को लेकर दोस्तों जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में सीबीआई और सीएफएसएल के लोगों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए उनसे पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा की है। वहीं पर जांच को और तेज कर दिया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर सरकारी कार्यालय से जबरन हटाई गई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, मचा बवाल। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति को जब ये पता चला तो दफ्तर में प्रधानमंत्री की फोटो लगी है तो उसने दफ्तर में जाकर फोटो हटा दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दोस्तों एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं है जिसको लेकर बीजेपी के लोग तूल देंगे। लेकिन तमिलनाडु के अंदर खासकर जहां पर बीजेपी की स्थिति डामाडोल है, यहाँ तक कि बीजेपी 4-5 नंबर की पार्टी है, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके के मुद्दे जरूर उछालने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर लगे साहब के बड़े बड़े पोस्टर का खर्चा भी पेट्रोल डीजल की कीमत से जुड़ा है। मतलब सिर्फ फर्जी शेर को पालना ही नहीं बल्कि पोस्टर लगाकर उसको शेर बताना भी शेरू
को शेर बताना वाकई बहुत खर्चीला काम है। यानी दोस्तों एक तरीके से जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने शेर पाला है और इसीलिए इस तरीके की महंगाई भी हम झेलने को तैयार है। यानी दोस्तों महंगाई बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कुतर्क देकर इसे जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी के नेता सामने दिखाई देते हैं, खासकर कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड भी है एक तरीके से। वहीं आपको बताते चले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दंगे में जिनके घर जले उन्हें सरकार बनाकर देगी घर, बाद में वसूली उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने आग लगाई थी। यानी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ये दावा तो जरूर कर रहे हैं उनको घर भी बनाना चाहिए जिन लोगों के घर में आग लगी है, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सरकार के तौर पर उनको काम करना चाहिए, पार्टी आइडियोलॉजी को बगल में रखकर सभी के साथ न्याय करना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि एक मौलाना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा का समर्थन करे बंद, अखिलेश मुस्लिमों को कर रहे हैं नजरअंदाज, बीजेपी को लेकर ये बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करने को कहा है और बीजेपी विरोधी होने का टैग हटाने का आह्वान किया है। उन्होंने मुसलमानों से सपा की बजाय दूसरे विकल्प तलाशने के लिए कहा है। रिजवी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों में टिकट न दिए जाने का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रिजवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो नई परिस्थितियां सामने आई है उसके आधार पर मैंने सुझाव दिया है कि मुस्लिम समुदाय को सपा का समर्थन करना बंद करना चाहिए, कोई और अन्य विकल्प देखना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मैनपुरी आए मुलायम सिंह यादव भीड़ में घुसकर अखिलेश यादव ने छुए पैर। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि बधाई देता हूं, बीजेपी परिवारवाद खत्म कर रही है। यानी एक तरीके से उन्होंने तंज कसा है। भाजपाई लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत परिवारवाद है, लेकिन दोस्तों भाजपाइयों के जो नेता है वही इन परिवारवादी होने का आरोप लगने वाले नेताओं को अपने साथ में लाकर सारे पाप धो रहे हैं और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते दिखाई देने लगे हैं और जल्द ही शामिल भी हो जाएंगे। इस तरीके की चर्चाएं भी है और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद से छुटकारा समाजवादी पार्टी को बीजेपी दिलवा रही है। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि देश भर के अंदर अजान पर बड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा संदेश। अपने भाषण के दौरान अजान की आवाज सुनते ही भाषण को रोकते हुए सम्मान करने की बात कही है। आपको बता दें कि दरअसल 13 अप्रैल को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के इंदिरा नगर के अंदर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उनकी तरफ से जो गेस्चर पेश किया गया है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं और कहीं न कहीं भारत की अंतर आत्मा है ये, इस तरीके से लोग इस पर बयान भी दे रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि गोली मारो वाला बयान देने वालों को तो मंत्री बना दिया। केंद्र के नेताओं से क्या ही अपेक्षा क्या ही उम्मीद करे जनता, यानी भाजपा के लोगों से जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनसे जनता को उम्मीद होती है कि उन्होंने वोट देकर इतने बड़े पदों पर बिठाया है और अब उनको कॉमन काम करना चाहिए, सभी को साथ में लेकर काम करना चाहिए और इसीलिए इस तरीके के माहौल के खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो लोग खुद इसमें संलिप्त दिखाई पड़ते हैं क्योंकि गोली मारो वाला बयान देने वाले को तो मंत्री बीजेपी के लोगों ने केंद्रीय मंत्री यहाँ तक की बना दिया, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से भी उम्मीद की नहीं जा सकती कि शांति बहाल करने के लिए, सद्भावना को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहाँ पर गुजरात के चुनाव इस साल के दिसंबर के महीने में होने वाले दोस्तों, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सार्वजनिक रूप से पार्टी आला कमान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। हार्दिक पटेल ने वर्ष 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे दोस्तों, और इस तरीके से उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, खासकर गुजरात के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात के अंदर अब हार्दिक पटेल अपनी पार्टी से नाराज है। कारण यह है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन कुछ पावर नहीं दिया गया, कुछ जिम्मेदारी नहीं दी गई है, यानी एक तरीके से नाम के लिए केवल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका विरोध भी उन्होंने किया है। ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर कर दी है, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर संज्ञान ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग को लेकर काफी समय लगता है, यहाँ तक कि पार्टी में आला कमान होने के बावजूद भी इस तरीके की समस्याओं का समाधान करने के लिए पार्टी के नेता सामने नहीं आते। और एक और अपडेट की माने तो नोएडा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान, इलाके में तनाव। आपको बता दें कि सेक्टर 63 छिजारसी गाँव के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले को लेकर इलाके के अंदर तनाव है। ऐसे में एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जहां पर ध्रुवीकरण के हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करते हैं दोस्तों, चाहे संस्कृति का मामला हो या फिर धर्म का मामला हो, और अब भाषा का भी इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें की जाती है। आपको बता दें कि हिंदी पूरे देश के अंदर लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी के लोग एक अभियान चलाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए हिंदी को इंग्लिश की जगह पर स्थापित करने के लिए मैंडेटरी करने की बात कही थी, उसके बाद कई सारे नॉन हिंदी स्टेट के अंदर विरोध भी हो रहा है। लेकिन एक तरीके से बीजेपी से ध्रुवीकरण के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही
रही है। साथ साथ आपको बताते चले कि ये सारी बड़ी अपडेट आ रही है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार बने रहे, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा, कुछ गलतियां हुई हो या फिर आगे किस तरीके की न्यूज आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी आप लोग को लगता है अपने साथ में अपने जो आपके विचार है साझा जरूर कीजिएगा। लगातार बने रहे, इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वहीं पर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।